स्वागत है आप सभी का नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा कंपनियों के लिए लेखा पुस्तकों को अनिवार्य बनाती है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, जो कंपनी होती है उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना कंपलसरी होता है। तो वो कौन सी धारा है कंपनी अधिनियम की जिसके अंतर्गत कंपनियों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना कंपलसरी होता है। तो इसका उत्तर होगा धारा 209। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 209 के अंतर्गत सभी कंपनियों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा कंपनी के अंतिम खातों की व्याख्या करती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 कंपनी के अंतिम खातों की व्याख्या करती है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार स्थिति विवरण निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। तो इसका आंसर भी होगा धारा 210। अगला प्रश्न है, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के अंतर्गत अनुसूची 3 के भाग 1 में। और ये जो प्रारूप दिया गया है ये वर्टिकल प्रारूप दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के बाद जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्यालय उपकरण को कंपनी के स्थिति विवरण के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो जो ऑफिस के टूल्स होंगे उन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है, ये फिक्स एसेट्स होती है। दोस्तों ये कंपनी अधिनियम की कुछ सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, आय विवरण में कौन सा खाता होता है। तो दोस्तों जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तीनों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आय विवरण बनाने का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका उद्देश्य होता है उत्पादन लागत को ज्ञात करना, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना और प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ज्ञात करना। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्थिति विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो बैलेंस शीट होती है इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस का पता लगता है, वर्किंग कैपिटल का पता लगता है और लेखांकन समीकरणों की गणना की जाती है। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों में किस रिपोर्ट को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जो कंपनी के वित्तीय विवरण होते हैं उसमें संचालकों की रिपोर्ट, अंकेक्षक की रिपोर्ट और निदेशक का जवाबदेही विवरण तीनों शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे वित्तीय विवरण की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। पूर्ण तथा सच्ची सूचनाएं, तुलनात्मकता और वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सभी वित्तीय विवरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक होते हैं। तो दोस्तों जो ऑडिटर होता है कंपनी का वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो कंपनी अधिनियम की धारा 227(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। संचालकों की रिपोर्ट किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो संचालकों की रिपोर्ट है ये वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों में शामिल होता है। तो जो कंपनी के वित्तीय विवरण होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्थिति विवरण तीनों होता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वित्तीय विश्लेषक का उपकरण है। तो जो वित्तीय विश्लेषण का उपकरण है उसमें आएगा तुलनात्मक विवरण, ट्रेंड विश्लेषण और अनुपात विश्लेषण, ये तीनों आएगा। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। वित्तीय विश्लेषक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो वित्तीय विश्लेषक वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग वर्क एफिशिएंसी को नापता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संचालन कार्य कुशलता को मापता है। अगला प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण को विभाजित करता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको विभाजित करता है। तो इसके ऑप्शंस है संचालन एवं गैर संचालन प्रवाह, विनियोग संबंधी एवं गैर संचालन प्रवाह, अंतर्वाह एवं बहिर्वाह और ऑप्शन डी है संचालन, विनियोग तथा वित्त संबंधी। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी संबंधी जो भी प्रवाह होता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण
किस प्रकार की वित्त योजना में काम आता है? तो दोस्तों जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म में प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग टर्म में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस है स्थायी संपत्तियों का क्रय, संचालन से कोष, ऋण पत्रों का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों का विक्रय। तो दोस्तों जो ऋण पत्रों का निर्गमन है इससे भी कैश इनफ्लो होगा, संचालन से कोष इससे भी कैश इनफ्लो होगा, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से भी कैश का इनफ्लो होगा, और जो स्थायी संपत्तियों का क्रय है इससे कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये कैश का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्थायी संपत्तियों का क्रय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? अद्यत व्ययों में वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, प्राप्य विपत्रों में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा अद्यत व्ययों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति में शामिल होता है। ऑप्शंस है संचालन शुद्ध लाभ, चालू संपत्तियों में कमी, चालू दायित्वों में कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संचालन से लाभ की गणना करते समय किन मदों को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है? ऑप्शंस है डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। तो दोस्तों ये सभी ही इनकी गणना शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। इन्हें संचालन से लाभ की गणना करते समय इन सभी को शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, संचालन से शुद्ध लाभ की गणना करते समय किन मदों को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा? इसके ऑप्शंस है कर वापसी, प्राप्त लाभांश, सामान्य संचय का सृजन और संपत्ति के विक्रय से लाभ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य संचय का सृजन। अगला प्रश्न है, रोकड़ का अंतर्वाह होगा अंशों के निर्गमन से, पूंजी में कमी से, भूमि का मूल्य कम होने से, करों का भुगतान करने से। तो इसका आंसर होगा अंशों के निर्गमन से। कैश का इनफ्लो होगा जब हम शेयर्स को इशू करेंगे। अगला प्रश्न है, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो दोस्तों जो विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ कैश फ्लो है ये गैर वित्तीय संस्था द्वारा विनियोगों का विक्रय होता है। अगला प्रश्न है, तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता। तो दोस्तों जो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी तरल संपत्तियों में शामिल होता है। बैंक शेष है ये भी इसमें शामिल होगा, और रोकड़ शेष कैश इन हैंड भी इसमें शामिल होगा। जो अस्थायी विनियोग है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें केवल शॉर्ट टर्म जितनी भी एसेट्स होगी उसको शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल परीक्षण अनुपात एसिड टेस्ट रेशो है। तो दोस्तों जो एसिड टेस्ट रेशो होती है लिक्विडिटी रेशो होती है, अर्थात तरलता अनुपात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात करंट रेशो है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, चालू संपत्तियां डिवाइडेड बाय चालू दायित्व। अगला प्रश्न है, ऋण क्षमता अनुपात है। तो जो ऋण क्षमता अनुपात होता है ये सॉल्वेंसी रेशो होती है, शोधन क्षमता अनुपात इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है। तो जो डेटर टर्नओवर रेशो है उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ऑप्शन डी शुद्ध उधार विक्रय डिवाइडेड बाय औसत प्राप्त खाता। अगला क्वेश्चन है, नगद माल क्रय करने पर, अगर नगद माल क्रय किया जाए तो चालू अनुपातों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा जो करंट रेशो है उस पर कोई भी इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चालू अनुपात 2:1 है उधार माल क्रय करने से। जो करंट रेशो है वो 2:1 है, तो अगर क्रेडिट परचेज की जाए तो जो करंट रेशो है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चालू अनुपात कम होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध लाभ अनुपात का समीकरण है। जो नेट प्रॉफिट रेशो है उसका फॉर्मूला है, तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय की शोधन क्षमता को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। अगला प्रश्न है, दो लेखांकन समकों के मध्य संबंध को मापने के लिए सांख्यिकी मापदंड कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा अकाउंटिंग रेशो। अगला क्वेश्चन है,
तरलता को मापने के लिए दो आधारभूत अनुपात है। तो जो लिक्विडिटी रेशो होती है वो दो प्रकार की होती है, ये होती है करंट रेशो और क्विक रेशो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो है, तो जो करंट रेशो है ये लिक्विडिटी रेशो है। करंट रेशो भी लिक्विडिटी रेशो है और क्विक रेशो भी लिक्विडिटी रेशो है। अगला प्रश्न है ऋण समता अनुपात है, डेट इक्विटी रेशो है। तो जो डेट इक्विटी रेशो है वो सॉल्वेंसी रेशो के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। तो जो वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से निकाली जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगला प्रश्न है विक्रय हुए माल का लागत किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये होता है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन शोधन क्षमता किस अनुपात द्वारा ज्ञात की जाती है। तो जो लॉन्ग टर्म शोधन क्षमता है ये डेट इक्विटी रेशो के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इक्विटी रेशो। अगला प्रश्न है उधार एवं संग्रह नीति के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण समता अनुपात व्यवसाय की किस विशेषता को प्रकट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पकालीन वित्तीय स्थिति। अगला प्रश्न है विनियोगों पर लाभ दर ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइडियल क्विक रेशो कितना होता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो है लिक्विडिटी रेशो है उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो इसका आंसर होगा 1:1, ऑप्शन ए। आइडियल करंट रेशो कितना होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अनुसार करंट रेशो का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2:1। डेट इक्विटी रेशो होनी चाहिए 3:1। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग रेशो है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डेटर्स टर्नओवर रेशो है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। दोस्तों जो मैंने इसका आंसर बताया डेट इक्विटी रेशो का 3:1, तो ये नहीं है, इसका आएगा 1:1। डेट इक्विटी रेशो का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो 1:1 होता है। अगला प्रश्न है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। तो दोस्तों जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। लास्ट प्रश्न है नेट प्रॉफिट रेशो किन मदों के मध्य संबंध को प्रकट करता है। तो नेट प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट रेशो होती है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, शुद्ध लाभ और शुद्ध विक्रय के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो HPU MCOM एंट्रांस एग्जाम 2020 में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।